नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें से हम आज यहाँ पे ला रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर दोस्तों आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आपको वहाँ पे ये सभी पेपर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सब का वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, बी है दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करके, सी है पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करके, और डी है यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा से पृथक करके। तो देखो, जहाँ पे समावेशी वातावरण या समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो वहाँ पे बच्चों को हम कक्षा से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको हम एक जैसी या समान एजुकेशन अगर कोई टीचर उसको प्रोवाइड करता है तो वही समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, जहाँ पे होगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, सबको एक जैसा एजुकेशन प्रोवाइड करना ही समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके किसी भी विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। तो 151 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 152 है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे। ऑप्शन ए है, यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता है, बी है यदि वह कविता का पाठ करता है, सी है यदि वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनाता है, और डी है यहाँ पे यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है। तो देखो, बी, सी और डी जो ये तीनों ऑप्शन है, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं वो रट रहा है या याद कर रहा है। देखो, यदि वह किसी कविता का पाठ करता है मतलब उसने कहीं से कविता पढ़ी और दूसरे दिन उसने अपने टीचर को सुनाई, उसने याद किया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यदि वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनाता है। ये उसके पास एक कहानी दे रखी है, उसने वो पढ़ी, उसने याद की और उसने क्या है अपने टीचर को सुनाई। और यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है, मतलब तीनों में वो क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, या वो याद कर रहा है, या वो रट रहा है। लेकिन हम एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, जब वह बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी कुछ खुद क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसलिए राइट हो जाएगा कि यदि वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं से करता है तो वो क्या है, एक सृजनात्मक बच्चा है। तो 152 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और 154 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ऑडियो बुक्स है। तो ऑडियो बुक्स जो है ये दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए होगी, क्योंकि कोई भी जो दृष्टिबाधित बच्चा है या जो कम देखता है वो ऑडियो बुक्स के जरिए किसी भी नॉलेज को गेन कर सकता है, क्योंकि इसमें उसको अपने आँखों का प्रयोग नहीं करना होता है। तो ये तो सही होगा। बी है यहाँ पे ब्रेल स्लेट। जो ये ब्रेल स्लेट है ये एक प्रकार का टूल होता है जो कि दृष्टिहीन लोगों के पढ़ने और लिखने में ये हेल्प करता है। और जो ये ब्रेल है इसको स्पर्श करके कोई भी बच्चा आराम से वहाँ पे पढ़ सकता है। सी है यहाँ पे, तो ये भी सही हो जाएगा। सी है लार्ज प्रिंट बुक और डी है यहाँ पे टेक्टाइल मैप। तो जो ये टेक्टाइल मैप है ना, ये भी एक प्रकार का टूल है जो कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो जो लार्ज प्रिंट बुक, प्रिंट मतलब जो बुक प्रिंट होगी इसका मतलब है उस पर कुछ लिखा होगा, और उस लिखे हुए को कौन पढ़ सकता है, जिसकी आंखें सही होगी, जो दृष्टिबाधित नहीं होगा। तो इसलिए 154 का राइट आंसर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। तो ये लार्ज प्रिंट बुक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए सही नहीं होगी। तो 154 का सी आंसर हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, तो कौन सा कौशल है वो? तो ऑप्शन 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर लिखना, तो ये इतना आवश्यक नहीं है किसी भी शिक्षक के लिए, क्योंकि अगर जिसको नॉलेज होगा जिस टीचर को अच्छी तरह से, तो वो बिना श्यामपट्ट के यूज का भी अपने बच्चे को अच्छे ढंग से टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो श्यामपट्ट में लिखता है तो क्या होगा, वो लिखेगा, जो उसका बच्चा है वो वहाँ पे जो उसने लिखा है वो उतारेगा, तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन है ना वो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये इतना भी आवश्यकता नहीं है इसकी। बी है ऑडियो टेप का प्रयोग करना, और डी जो यहाँ पे है व्याख्यान, तो ये जो व्याख्यान है ना ये एक बहुत पुराना टीचिंग मेथड है, लेक्चर मेथड, जो कि सबसे पुराना है और सबसे बेकार ही है, ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो क्लास में आएगा, अपने स्टूडेंट को क्या है एक लेक्चर देगा, और जो स्टूडेंट है वो चुपचाप सुनते जाएंगे, और जो क्लास है वो एकदम शांत रहेगी। क्यों रहेगी? आगे से जो टीचर है वो लगातार एक लेक्चर दे रहा है और जो स्टूडेंट है वो आराम से सुन रहे हैं, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन नहीं होएगा, और ना ही जो बच्चा है वो अपने टीचर को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है। वो दिन भर वहाँ पे 1 घंटे का अगर लेक्चर होगा तो वो लगातार लेक्चर देता जाएगा, तो इसलिए ये भी बहुत पुराना मेथड है जो कि बेकार है। तो हमने बेस्ट चुनना है, तो 155 का करेक्ट आंसर क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि ICT का यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो ICT है क्या है? एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इन टीचिंग का या जो ये टेक्निक है इनका उपयोग किया जाता है, और इसमें जो स्टूडेंट है ना, जो ICT का यूज़ करके जो स्टूडेंट हो बिना किसी बोर हुए या बिना उबे हुए वो अपने जो लर्निंग उनका जो मेथड है उनको सही ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे को हम किसी पिक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है, कई प्रकार के आजकल एनिमेशन हो गए हैं, एनिमेशन आ गए हैं, तो जो बच्चा है वो जो ना ही वो क्लास में उबेगा, ना ही वो बोर होगा। अगर पिक्चर के माध्यम से हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे को पढ़ाना है, तो पिक्चर के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल ना ही उबेगा और ना ही वो बोर होगा। तो इसलिए 155 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ICT यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 156 है, निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो गतिविधियाँ हैं, जैसे प्रयोग हो गया, शोध प्रोजेक्ट हो गया, या कक्षा कक्ष चर्चाएं, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 156 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे सही प्रकार से सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है सहयोग। यहाँ पे शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। बी है अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। सी है समस्या समाधान, प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, और डी है यहाँ पे सृजनवाद शिक्षक केंद्र। तो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है। तो देखो ऑप्शन ए सहयोग, जहाँ सहयोग की बात हो रही है, यानी कि दो से ज़्यादा लोग वहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट तो किसी एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षार्थी व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत और सहयोगी इन दोनों का कोई भी मेल नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है अवलोकन, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। पशुओं के व्यवहार को नोट करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये अवलोकन इसमें क्या है, सही प्रकार से सुमेलित हो रहा है। यहाँ पे पशुओं के व्यवहार को नोट करना है, या एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के व्यवहार को नोट करेगा, तभी तो वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाएगा कि किस में वो कमज़ोर है और किस में वो ठीक ठाक है। उस बेस पे जो एक टीचर है वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसका अवलोकन करता है, उसके बेस पे वो उसको टीचिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए 157 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 158 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे? कौन सी गतिविधि कराएंगे? तो ऑप्शन ए है ऐसी गतिविधियों करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो। बी है उसे प्रश्न उत्तर याद करने के लिए देंगे। तो अगर प्रश्न उत्तर याद करने के देंगे तो वो एक क्या बनेगा, एक रट्टू तोता स्टूडेंट बनेगा कि केवल टीचर ने जो दिया उसने याद किया और वो पेपर में पास भी हो जाएगा, लेकिन उसको नॉलेज कुछ भी नहीं हो। सी है उसे
अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराएंगे, तो अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराएंगे, लेकिन लिखने में वो सही है, लेकिन अगर कुछ उसको नॉलेज ही नहीं है तो वो पेपर में लिखेगा भी क्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। तो मैंने ऊपर बताया था व्याख्यान विधि क्या है। जो टीचर है वो लेक्चर देता है और स्टूडेंट केवल और केवल प्यार से सुनने वाला स्टूडेंट बनकर ही रहता है, वो कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए 158 का जो राइट आंसर है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे, तो उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका क्या है, चिंतन कौशल विकसित हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि तो क्या जो दो प्रकार की थिंकिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है यहाँ पे कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करके किसी भी टॉपिक को एक ही डायरेक्शन में मत सोचो बेटा, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए 158 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 159 है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सुगमकर्ता, बी है समाज सेवी। देखो बी है समाज सेवी, तो वहाँ पे जो टीचर है उसने कोई नेता तो बनना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सी है वक्ता और डी है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 159 का करेक्ट आंसर क्या है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है, एक सुगमकर्ता। और सुगमकर्ता क्या है, जो किसी भी चीज़ को सुगम बनाता है, और एक टीचर ही है जो अपने स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम को सुनता है और उस प्रॉब्लम को सुनकर फिर क्या है, सुगम तरीके से उस प्रॉब्लम का निवारण भी करता है। मतलब कि एक मार्गदर्शन प्रदान करता है एक टीचर एक स्टूडेंट को। तो इसलिए 159 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhariclasses.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीएलएड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। नंबर 160 है यहाँ पे, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, एक तो स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी ओर तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे ना। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, और सी है बहुसंवेदी तकनीकी का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, और डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे 160 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उस पर थोड़ा हम अतिरिक्त ध्यान देंगे क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है और उसको पढ़ाने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए एक टीचर के नाते हम बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, जिससे वो आराम से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको वो ग्रहण कर पाए। तो इसलिए 160 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नंबर 161 है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षक परामर्श द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है, और बी है मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी होगा कि शिक्षक परामर्श द्वारा तो सही है, लेकिन शिक्षक कैसा परामर्श दे रहा है अपने स्टूडेंट को। अगर वो किसी क्लास में फेल होता है तो शिक्षक अपने बच्चे को मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा समझा सकता है कि वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, वो अगर थोड़ा और मेहनत करेगा तो अगली बार अच्छे नंबर से वो पास हो जाएगा। इसलिए 161 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा एक जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। ऑप्शन ए है उन्हें जिम्मेदारियां देकर, बी है उन्हें आचरण के नियमों की जानकारी देकर, सी है उन्हें विद्यालय से निकालकर। तो विद्यालय से तो
कोई टीचर होता ही नहीं है कि अपने स्टूडेंट को विद्यालय से निकाल सके। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। और डी है उनसे नियमों का पालन करवाकर। देखो हमने क्या करना है, अनुशासन का गुण उसके अंदर विकसित करेंगे तो उसके ऊपर हम जिम्मेदारियां देंगे। लेकिन जैसे ये आचरण के नियमों की जानकारी या उनके नियमों का पालन कर, ये कुछ क्या है ज़्यादा ही उसमें इतना लोड पड़ जाएगा कि वो उससे उभर ही नहीं पाएगा। तो हमने कौन सा ऑप्शन चुनना है कि जो विद्यार्थी जिसको कर भी सके उसको ज़्यादा बर्डन ना लगे। तो इसलिए 162 का राइट आंसर क्या है कि किसी भी विद्यार्थी को अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे उसके अंदर, तो उसे जिम्मेदारियां देकर। जितना वो बिजी रहेगा उतना वो डिसिप्लिन में भी रहेगा। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नंबर 163 है विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। तो देखो विद्यार्थी सुनकर भी सीखता है, पढ़कर भी सीखता है, देखकर भी सीखता है, लेकिन सबसे अच्छे से वो कब सीखता है, जो सीखा हुआ उससे हमेशा के लिए याद रहता है। तो वो है ऑप्शन सी आंसर करके। अगर कोई भी विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट किसी काम को स्वयं करके सीखता है तो वो उसको हमेशा के लिए याद रखेगा और अच्छे ढंग से वो उस चीज़ को समझ पाएगा। इसलिए कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी है 163 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 है यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान किस थिंकिंग पे केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी है अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी है दोनों और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी भी छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को अगर बढ़ाना चाहता है कोई टीचर तो उसको किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। तो क्या होती है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी समस्या के लिए अनेक समाधान ढूंढना या किसी भी समस्या के लिए अपने माइंड में अलग अलग टाइप के थॉट क्रिएट करना। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उनके टीचर के द्वारा यही मोटिवेट करना चाहिए कि किसी भी समस्या, अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है तो उसका समाधान केवल एक ही वे में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अगर जितना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करेगा उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सृजनात्मक का विकास होगा। और जो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी समस्या का एक ही तरीके से समाधान करना। और जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, पिछले किसी क्वेश्चन में आया था कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये किस थिंकिंग का एग्जाम्पल है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ होते हैं ये सभी हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल। कि बच्चे को ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, उसको अगर आंसर पता है वो एक ही लाइन में अपना आंसर देगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है, अगर बच्चे को पूछता है इसका मतलब वो अपने कन्वर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो 164 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नंबर 165 है प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे 165 का संबंधीकरण, बी है अनुकरण, सी है पुनर्बलन और डी है ये सभी। तो यहाँ पे 165 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार क्या है। तो शिक्षण सहायक जो सामग्री है एक श्रव्य सामग्री हो गया, दृश्य सामग्री हो गया, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये तीनों जो सामग्री है ये शिक्षण टीचिंग मेथड के क्या है, ये मुख्य टाइप है। तो इसलिए 166 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 167 निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है। तो शिक्षण की विशेषता कौन सी है, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल सही है। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है जो भी बिल्कुल सही है। और शिक्षण क्या है, एक अंतः क्रिया है। तो वहाँ पे 167 है, इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है। देखो मूल्यांकन कब होगा, सबसे लास्ट में हमेशा मूल्यांकन होगा। पहले बच्चा पेपर देगा, उसके बाद टीचर जो है जब उसके मार्क्स देगा या उसकी कॉपी चेक करेगा, इसका मतलब मूल्यांकन इवोल्यूशन सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे पूर्व क्रिया अवस्था तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एंड में हो रही है, अंतः क्रिया अवस्था भी हो ही नहीं सकती। और ऑप्शन सी है यहाँ पे उत्तर क्रिया अवस्था। तो जो
मूल्यांकन की अवस्था ये कौन सी है? उत्तर क्रिया अवस्था है। जब बच्चों ने अपने कॉपी पे क्या है, उत्तर लिख रखे हैं और उसी उत्तर का इवोल्यूशन क्या करता है, एक टीचर एंड में करता है, जिसके द्वारा फिर क्या है, जो स्टूडेंट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में जाता है। नंबर 169 है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है प्रभावी शिक्षण? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे शिक्षक की शारीरिक संरचना पर। तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। वहाँ किसी भी शिक्षक को वहाँ बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है कि अगर उसका शरीर फिट होगा तभी वो शिक्षण को क्या है, अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड करेगा। तो बिल्कुल गलत है। बी है यहाँ पे शिक्षक के पहनावे को या शिक्षक के पहनावे पर। तो वहाँ उसने किसी भी शिक्षक ने वहाँ पे मॉडलिंग में तो जाना नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी है यहाँ पे शिक्षक के ज्ञान पे और डी है शिक्षक के व्यवहार पे। देखो दोनों ही यहाँ पे सही लग रहे हैं, लेकिन शिक्षक के व्यवहार पे यहाँ पे गलत होगा। क्यों? अगर किसी भी शिक्षक को ज्ञान ही नहीं है, किसी भी शिक्षक को नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे अपने स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन करेगा? और हम पढ़ते आते हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगर नॉलेज होगा तो वो तभी अपने व्यवहार में चेंज कर पाएगा और अपने स्टूडेंट के व्यवहार में चेंज करेगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉलेज होना चाहिए किसी भी शिक्षक को, तभी प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक के नॉलेज पे। तो 169 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है यहाँ पर, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है यानी कि देर से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल गलत है। एक जो स्टूडेंट है अगर वो देर से आता है या किसी भी प्रकार की वो कोई भी गलती करता है तो जो शिक्षक है उसको ना ही बाहर निकाल सकता है, ना ही मार सकता है, ना ही पीट सकता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, एक भगवान का रूप है। सीधी सी बात है, भगवान से कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए स्टूडेंट को हमेशा हमने क्या रखना है कि कोई गलती है ही नहीं। अगर वो टीचर को भी डांट रहा है, टीचर पे गुस्सा हो रहा है, तो टीचर की गलती है कि उसने उसको ऐसे कैसे फ्रीडम दे दी कि वो गुस्सा हो रहा है। इसका मतलब टीचर में ही गलती है, लेकिन स्टूडेंट में कभी गलती होएगी नहीं। तो ऑप्शन बी है, उसे कठोर दंड देना। बिल्कुल गलत है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सी है, कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए। ये भी गलत है। और डी है यहाँ पे, उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए कि बच्चा लेट में आता है, आराम से उसको बिठा दिया, बेटा आप लेट क्यों आए, क्या रीज़न है, और उसकी प्रॉब्लम को सुनना और उसकी प्रॉब्लम का निवारण करना ही बेस्ट आंसर होगा। तो 170 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके। बी है, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। सी है, अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास कर सके। और डी है, अपनी कक्षा का मनोरंजन कर सके। देखो वहाँ कोई कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा कि वो डेली मनोरंजन कर, मनोरंजन सही है, लेकिन कंटिन्यू दिन भर वो हंसा ही रहा है बच्चों को। एक जो टीचर है तो वो क्या ही पढ़ाएगा। और अपने छात्रों में पहल करने की भावना भी गलत है, और नियंत्रित तो कर ही नहीं सकता है। अगर नियंत्रित करेगा तो बच्चा ओपन ही नहीं होगा अपनी क्लास में, है ना। ओपन नहीं होगा तो वो उसका माइंड भी ओपन नहीं होगा और वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए बेस्ट आंसर क्या है? अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, यही एक योग्य शिक्षक कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट आंसर है 171 का। क्वेश्चन नंबर 172 है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्यवाही करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, छात्र गलती भी करे फिर भी उसको प्यार से समझाना है, ना कि उस पर कोई दंड या कोई अत्याचार या कोई कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। बी है, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य करने चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। विद्यालय की, प्रत्येक विद्यालय की कुछ नीति होती है, उसके विरुद्ध काम करेगा, कार्य अगर उसके विरुद्ध एक टीचर ही कार्य करेगा तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे फिर उससे, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। और डी है, पूर्व शिक्षकों की आलोचना मतलब चुगली करना। तो बिल्कुल गलत है। तो अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। प्रत्येक इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वो अपनी गलतियों को सुधारता है तो वो एक क्या है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 172 का। 173 है यहाँ पे, एक शिक्षक को सभी छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो यहाँ पे 173 का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, समान व्यवहार करना चाहिए। देखो मित्र,
मित्रवत व्यवहार सही है, लेकिन यहाँ पे समान व्यवहार भी, अगर समान व्यवहार नहीं होता, यहाँ पे कुछ और होता तो मित्रवत बोलते हैं ना कि एक जो स्टूडेंट है, एक टीचर है, उसका आपस में क्या है, मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मित्र से भी बेस्ट क्या है, समान। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, मित्र तो सब जो स्टूडेंट है वो सब स्टूडेंट एक टीचर के मित्र ही हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, बायसनेस भी हो सकती है। व्यक्तिगत व्यवहार हो गया, निस्वार्थ व्यवहार, इसमें सब क्या है, बायसनेस भी हो सकती है कि एक स्टूडेंट के साथ हम थोड़ा ज़्यादा ही क्या है, क्लोज हो रहे हैं, ज़्यादा ही उसको हम अच्छा मानते हैं, वो हमारा कहना मानता है, टाइम पे होमवर्क करता है, तो ये क्या है, बायसनेस आ जाएगी एक स्टूडेंट के माइंड में। इसलिए समान व्यवहार, जैसा हम समावेशी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, ऐसा व्यवहार भी समान होना चाहिए एक स्टूडेंट के प्रति एक टीचर का। क्वेश्चन नंबर 174 है यहाँ पर, शिक्षण किस स्तर पर किया जाना चाहिए? तो शिक्षण स्मृति स्तर पर किया जाना चाहिए, बोध स्तर पर भी और चिंतन स्तर पर भी, तीनों स्तर पर शिक्षण किया जाना चाहिए। तो 174 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर, बी है अभिभावकों पर, सी है छात्रों पर और डी है समुदाय पर। तो ये तीनों क्या है? गलत आंसर है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता अभिभावकों पर तो क्यों ही वो डिपेंड करेगी, है ना, छात्रों पर भी नहीं और समुदाय पर भी नहीं, वो केवल और केवल डिपेंड करेगी शिक्षकों के दृष्टिकोण एवं उत्साह पर। 175 का सही आंसर क्या है? इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, बिल्कुल सही है, ये सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है, हमको नहीं पूछना है, ठीक है। बी है, सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सभी सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण, किसी उद्देश्य को लेकर ही तो हम कुछ सीखते हैं। सी है यहाँ पे, शब्दों की व्याख्या करने के लिए सीखने का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, और डी है यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं। तो 176 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी है कि सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 177 है यहाँ पर, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है। बी है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है। सी है, कुछ जैविक प्रबंध है, और डी है, अच्छे को बुरे से अलग करता है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 177 का है वो है सबसे बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है? विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान करता है। बिल्कुल, एक जो स्टूडेंट है वो भी एक समाज का हिस्सा है। अगर स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन प्राइमरी लेवल से ही अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को उच्च स्तर तक उठाने का काम एक स्टूडेंट का भी होगा, क्योंकि आगे जाकर वही एक राजनेता बनेगा, वही एक टीचर बनेगा, वही एक इंजीनियर बनेगा, वही एक डॉक्टर भी बनेगा। तो इसलिए 177 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है। क्या होती है एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती? तो यहाँ पे है ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ये उतनी महत्वपूर्ण चुनौती नहीं है। छात्रों से गृह कार्य करवाना, ये बिल्कुल नहीं है। छात्रों से गृह कार्य करवाने की तो ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होती। अगर वो सही अच्छे ढंग से, अगर कोई स्टूडेंट जो है अच्छे ढंग से पढ़ता है, रुचि लेता है अपनी क्लास में, तो घर जाके ऑब्वियस बात है वो होमवर्क भी करेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनौती वाली बात नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करना तो ये उसका काम ही है। जब वो डेली पढ़ा रहा है, साल में टेस्ट देगा बच्चा, और क्या है हाफ ईयरली होगा, ईयरली पेपर होंगे, तो ये उस जो टीचर है उसका काम होगा। तो ये तीनों चुनौतीपूर्ण काम तो बिल्कुल नहीं है, महत्वपूर्ण चुनौती वाले काम नहीं है। सबसे जो एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। क्लास में कितने बच्चे हैं? प्रत्येक बच्चे की अलग अलग रुचि है। तो एक स्टूडेंट का प्रत्येक स्टूडेंट की अलग रुचि है। तो एक जो टीचर है उसके माइंड में सभी बच्चों की रुचि ये होनी चाहिए कि इसकी रुचि क्या है, उसको उस बेस पे पढ़ाना चाहिए। अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके अगर टीचर पढ़ाता है तो यही एक शिक्षक के सामने क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वाला काम है। तो ऑप्शन डी है 178 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 है यहाँ पर, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए
यानी कि कम्युनिकेटर को अच्छा होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग करने में या वाणी में हास्य का प्रयोग। तो सबसे अच्छा होना चाहिए भाषा का प्रयोग करने में। बोलता अच्छा है, सुनता अच्छा है, लेकिन भाषा का प्रयोग कैसा करना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड बोलना है, कहाँ पे कौन सा शब्द नहीं बोलना है, ये भी डिपेंड करता है ना। तो इसलिए भाषा का प्रयोग करने में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 179 का। क्वेश्चन नंबर 180 है यहाँ पर, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की एकेडमिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है छात्रों की स्वीकृति, बी है शिक्षार्थियों की देखभाल, सी है निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो 180 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी। नंबर 181 है, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? तो जो उसके व्यक्तिगत कारक हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बोल सकते हैं कौन सा है। और दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 181 का जो करेक्ट आंसर है ना, व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता उसके क्या है? शिक्षार्थी के क्या है? व्यक्तिगत ये कारक हैं। तो 181 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 182 है, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करके यानी कि सेल्फ स्टडी करने में आंतरिक रूप से संतुष्ट प्राप्त करता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वो आंतरिक रूप से वो क्या है? मोटिवेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी है 182 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 है, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे क्या है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो है उसे गतिविधियाँ करने के लिए देना। 183 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 184, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस बिल्कुल सही है, जितनी एक्टिविटी करेगा उतनी उनकी बॉडी भी क्या है? स्मूथ रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगा। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। बी है विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास होना, बिल्कुल ये भी सही है कि अगर विद्यार्थी जो है वो अगर अपने स्कूल में वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो उनमें क्या है? उसमें टीम होगी, टीम की भावना भी उनके अंदर क्या है? जागृत होगी। उनके अंदर टीम भावना का डेवलपमेंट होगा कि टीम कैसे बनती है, कैसे टीम के साथ खेलना है, ये भी उनके अंदर डेवलपमेंट हो ही जाएगा। सी विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास भी होगा। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन भी उनके अंदर होगा। इसलिए 184 का राइट आंसर क्या है? विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य उपरोक्त सभी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 185 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है? ऑप्शन ए है भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। देखो बच्चे को हमको पूछना है भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो सीधी सी बात हो 15 अगस्त 1947 चुटकी भर में बोलेगा, उसको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कई बार वो सुना है और उसको वो याद हो गया है, उसने उसमें कोई सोचा नहीं है कुछ चीज़ को, उसको याद ही है वो। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो वो बोलेगा महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? वो बोलेगा बाघ। तो ये जो तीनों जो ऑप्शन ए बी सी है, ये जो ऑप्शन है ये तीनों क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग को दर्शा रहे हैं। ठीक है, कि कन्वर्जेंट थिंकिंग हमने बोला क्या है कि कोई भी हम किसी भी प्रश्न का हम उत्तर ढूंढ रहे हैं या किसी भी समस्या का हम समाधान ढूंढ रहे हैं तो हम एक ही वे में ढूंढते हैं कि हाँ मिल गया, बस हो गया, छुट्टी है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमने क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह से मूल्यांकित करते, तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग की एग्जाम्पल है ये तीनों। लेकिन ऑप्शन डी जो है संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो जो क्या है स्टूडेंट है उसको सोचना चाहिए कि संतुलित आहार कौन से हैं, मैं कौन सा आहार खाता हूँ, कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, किसमें मेरे को विटामिन मिलता है, किसमें मेरे को प्रोटीन मिलता है। वो घर जाके भी सोचेगा, अपने घर वालों को भी पूछेगा, अपने पेरेंट्स को भी पूछेगा। तो इसमें क्या है वो डाइवर्जेंट अलग अलग तरीके से वो सोचेगा कि कौन से संतुलित आहार हैं, कौन से नहीं है, किससे मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मेरे को वेजिटेबल से क्या मिल रहा है, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ उससे मेरे को क्या मिलता है। तो ये बच्चा जो है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए 185 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, ये
डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है या कन्वर्जेंट थिंकिंग को। तो ये तीनों ऑप्शन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को दर्शा रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये क्या है, डाइवर्जेंट, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से सोच रहा है ना बच्चा। ये आपको भी देखने को मिल ही रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 186 है जो, वो है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी। तो ऑप्शन ए है नृत्य एवं नाटक। ये भावनात्मक कौशल है, ये बिल्कुल सही है। कई बार आपने देखा होगा कोई नृत्य हो गया या कोई नाटक हो गया, वो हमको क्या है, रुला देता है ना, हमको इमोशनल कर देता है। तो इसलिए 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गृह कार्य, कविता पढ़ना, इंडोर गेम खेलना, ये हमको भावनात्मक कौशल को क्या ही विकसित करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 186 का। क्वेश्चन नंबर 187 जो है वो है विद्यालय आधारित आंकलन की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान आधारित शिक्षा शास्त्र, बी है शिक्षक केंद्र शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल नहीं, शिक्षक केंद्रक शिक्षा शास्त्र नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या हम कह सकते हैं। बी है यहाँ पे बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, और डी है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे हमने कहा ना स्टूडेंट ही सब कुछ है, इसका मतलब है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। तो 187 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 187। नंबर 188 है बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शिक्षण विधि भी बच्चा जब सीखता है उसको प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है कि डिपेंड करता है कि जो टीचर है वो किस मेथड से अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बी है रुचि, ये भी सही है। अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं है या उसको किसी टीचर में ही रुचि नहीं है, उसकी टीचिंग मेथड में रुचि नहीं है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये भी बच्चों को सीखने को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सी है तनाव, बिल्कुल है, स्ट्रेस होगा बच्चों को तो ये भी एक इफ़ेक्ट करेगा ना, जब बच्चा लर्निंग करता है तो उसको अगर तनाव है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। और डी है थकान। चारों जो है ये बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले चारों क्या है, ये मुख्य कारक हैं। इसलिए 188 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सही हैं ये चारों। क्वेश्चन नंबर 189 है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या है। तो सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या है, मौलिक विचारों का प्रदर्शन, बी है कविता या कहानी का सृजन, सी है दोनों ए और बी, और डी यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 189 का राइट आंसर क्या है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या है कि मौलिक विचारों का प्रदर्शन करते हैं और कविता या कहानी का भी वो खुद ही क्रिएट करते हैं, तो वो एक सृजनात्मक बच्चे होंगे ना। तो 189 का राइट आंसर है ऑप्शन सी है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगी, साक्षात्कार होगी या समाज मिति होगी या केस स्टडी होगी या अवलोकन। तो सबसे बेस्ट होगा ऑब्जर्वेशन मेथड जो है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम किसी भी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए ना। तो बच्चों को हम ऑब्जर्व करेंगे, क्लास में उसको देखेंगे कैसा उनका व्यवहार है कैसा नहीं है, तो हम सबसे जो बेस्ट विधि होगी, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑप्शन सी है 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 है सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे केवल 2 राइट है, बी है केवल 1 और 2 राइट है, और सी है यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे राइट है, और यहाँ पे ऑप्शन डी है जो है ये 1 और 3 यहाँ पे राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 191 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी है, ठीक है, 1 और 3। क्योंकि देखो 1 है शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, और 3 यहाँ पे विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियाँ देकर। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, और 2 गलत इसलिए कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अगर कार्य देना ही है तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सहयोगात्मक वातावरण फिर कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर पर्सनली सब स्टूडेंट है अपना काम करते हैं, ग्रुप में काम नहीं करेंगे, तो हम सहयोगात्मक वातावरण कैसे ही वहाँ पे प्रभावी बना सकते हैं। इसलिए 192 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है 1 और 2 यहाँ पे क्या है, ये दोनों सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथन है और उसकी व्याख्या दे रखी है। तो कथन क्या है, ये एक ही बार में ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसको स्क्रॉल करने में। तो 192 का जो राइट आंसर है वो है, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। और इसका व्याख्या दे रखा है, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा नीचे। तो ऑप्शन ए है, कथन और व्याख्या दोनों सही है। बी है, कथन और व्याख्या दोनों गलत है। सी है, कथन सही है व्याख्या गलत। और डी है, यहाँ पे कथन गलत है और व्याख्या सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 192 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, कथन भी सही है और उसकी जो व्याख्या दे रखी है वो भी बिल्कुल सही दे रखी है। इसलिए कथन और व्याख्या यहाँ पे दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 193 है, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो 193 के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो हमको सबसे पहले ये भी देखना चाहिए ना कि बच्चे की आयु क्या है। इसलिए तो जो कम आयु के रहते हैं वो कम क्लास वाले होते हैं, जो ज़्यादा आयु के रहते हैं वो ज़्यादा क्लास वाले होते हैं, है ना। बी है, ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल भी गलत है। जहाँ पे भी ये केवल वाला ऑप्शन होता है वो गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि हम एक टीचर हैं, हमने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, उसका सोशली, फिजिकली, मेंटली उसका हमने विकास करना है। तो केवल मनोसामाजिक विकास क्यों ही वहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे थर्ड है, ये विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रत्येक काम, प्रत्येक वर्क विद्यार्थियों की रुचि के ही अनुसार कराना चाहिए। अब 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 1 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन डी होगा शायद। हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 193। एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर आ ही नहीं रहे, तो आप यहाँ पे ऐसे करके इसको पढ़ सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प है? तो ऑप्शन ए है, ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। अपितु सक्रिय रूप से निर्मित किया जा सकता है। बिल्कुल है। ज्ञान को हम निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं कर सकते ना, उसके लिए हमको एक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम कोई भी नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं, हम एक्टिव होना चाहिए हमको उसके लिए। बी है, अधिगम को एक निष्क्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है ही नहीं। सी है, यह शिक्षा केंद्रित दृष्टिकोण है। बिल्कुल नहीं, बालक केंद्रित दृष्टिकोण है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो 194 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, अभिप्रेरणा यानी कि व्हाट इज मोटिवेशन। ऑप्शन ए है, एक मोटिवेशन क्या है? एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी देखते हैं क्या है। जो मोटिवेशन है, किसी नई समस्या स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति है। सी है, यहाँ पे नई परिस्थितियों को प्रभावशाली ढंग से सामना करने की योग्यता है। और डी है, इसका तात्पर्य व्यक्ति के अनूठे विचारों का समुच्चय है। तो यहाँ पे जो हमको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है 195 का वो क्या है? मोटिवेशन एक क्या है? आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उससे निर्देशित करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी भी कभी कभी हमको क्या है, या बच्चों को मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। अगर मोटिवेशन की हमको कमी महसूस हो रही तो हमारे क्या है, व्यवहार ही चेंज हो जाएगा। और मोटिवेशन हमको सही टाइम पे सही मोटिवेशन हमको जो प्रोवाइड करेगा तो हमारा व्यवहार में भी परिवर्तन होगा ना। तो इसलिए 195 का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध किससे है? तो देखो, चिंतन माइंड से हो रहा है, समस्या क्रिएट क्या है हो रही है? माइंड से हो रही है। किसी भी चीज़ का अवधान हो रहा है माइंड से हो रहा है और प्रत्यक्षण भी माइंड से ही हो रहा है। ये सभी का समाधान आदि का, इन सभी का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से। जब भी माइंड की चीज़ें आएंगी यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। सामाजिक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं या संवेगात्मक प्रक्रियाएं। अगर कहीं इमोशन वाली चीज़ आती, कोई रो रहा है, हंस रहा है, तो वो इमोशन होगा।
इसलिए 196 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से ये सभी क्या है? संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है, यानी कि सबसे पहले तो आत्मसम्मान है ना, तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च क्या है? तो उसका उच्च है आत्मसम्मान, उसका उच्च है। तो 197 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 198 है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इसके लिए उसके पास क्या है? एक अभिक्षमता है, यानी कि एक एप्टीट्यूड है। तो 198 का राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 198 है, यहाँ पर कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है? तो यहाँ पे पहले 1 2 3 4 है और फिर वहाँ पे ऑप्शन होंगे नीचे कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 है यहाँ पे प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। बी है यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, बिल्कुल सही है। अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता को ही नहीं समझेंगे स्टूडेंट की, तो हम कैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। और प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। थर्ड है यहाँ पे केवल प्रतिभावान बच्चों को, जो क्या है ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको उनके अनुरूप पाठ्य योजना बनाना, बिल्कुल गलत है। मैंने बोला नहीं केवल, तो यहाँ पे क्या है बायसनेस हो जाएगी कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको तो हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा वीक है उनके साथ हम क्या है पक्षपात कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो 3 है यहाँ पे गलत है। और 4 है यहाँ पे क्या है, ये नीचे विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, बिल्कुल ये सही है। तो केवल थर्ड गलत है, 1 2 4 राइट होगा। तो 1 2 4 किस में है? 1 2 4 है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो 199 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी है। तो आप इस क्वेश्चन को जूम करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो ये यहाँ पे एक बारी पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? ऑप्शन ए है सही और गलत के मध्य अंतर करना, बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट को, उसके टीचर को नैतिक विकास का भी ज्ञान देना चाहिए और सिखाना चाहिए कि कैसे हमको सही और गलत के बीच क्या है अंतर को समझना चाहिए। जहाँ पे सही है वहाँ पे सही ही बोलना चाहिए, जहाँ पे गलत है उसका वहाँ पे विरोध करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। बी है यहाँ पे स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, बिल्कुल सही है। कई बार 2 इंसानों से अगर गलती होती है या एक इंसान क्या है दुख में है, तो हम बोलते हैं ना कई बार, अगर उसकी जगह खुद को देखेंगे ना तो पता चलेगा कैसे दर्द होता है, कैसे माइंड में प्रेशर आता है। इसलिए ये भी एक टीचर को अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। और सी है जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhariclasses.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है। जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in।